अच्छा जी। तो कल की क्लास से पहले पहले हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि भाई हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। अबे यार, एक सेकंड देना। ओके। सो हमने ये देख लिया था कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सही है। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक चीज़ बची थी, मास और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, सही है। सो उसको हमने समझना है और फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, सही है। अच्छा, मास और इनर्शिया का बिल्कुल बेसिक सब ये उसके ना थोड़ी बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं एमसीक्यू के अंदर, एक आधे क्वेश्चन आ रहे थे, इससे से बता रहा हूँ। सही है। सो मास बेसिकली हम कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, राइट। मास के बारे में हम कह रहे होते हैं, मास के बारे में हम कह रहे थे कि इट इज़ अ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, सही है। सो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। और इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया जो होता है इट इज़ बेसिकली द टेंडेंसी of the body to resist the change in state, राइट। मतलब अगर एक बॉडी जो है ना वो खड़ी भी है, राइट, सो वो खड़ी ही रहना चाहेगी, इट वांट वांट टू मूव, राइट, और इट डज नॉट वांट टू मूव, राइट। और ये जो है दिस टेंडेंसी ऑफ नॉट वांटिंग टू मूव इज बेसिकली द इनर्शिया, राइट। या अगर एक बॉडी मूव कर रही है एंड यू वांट टू स्टॉप इट्स मोशन, तो वो स्टॉप नहीं होना चाहेगी, राइट। और जाहिर बात है जब आप उसको रोकोगे, अगर तो बहुत ज़्यादा हैवी होगी तो आपको कुचल देगी, राइट, और अगर वो लाइट होगी देन यू कैन इजीली स्टॉप इट, राइट। सो तो वो जो ये जो टेंडेंसी है दिस इज बेसिकली जो है ना इनर्शिया, राइट। और हम अगर इन मास और इनर्शिया को रिलेट करें, बेसिकली जितना मास होगा उतना इनर्शिया होगा, राइट। तो इनर्शिया इज द इफेक्ट ऑफ द मास, राइट। सो so basically inertia is the measure of mass, okay. Inertia is a measure of mass, okay. This is a simple concept. सही हो गया, inertia is the measure of mass और mass resists the motion, right, हम इससे भी कह सकते हैं, सही। mass resist the motion, come on, resist the motion, ओके। सही हो गया। ई भी हम कह सकते हैं कि भाई मास ऑफ द बॉडी जो होगी, अगर जितना ज़्यादा मास होगा उतना वो रेजिस्ट करेगा मोशन को, या रेजिस्ट द मोशन कह लो, या फिर इसको मैं ज़रा टेप करके ना इसकी जगह पे एक अच्छा वर्ड भी लिख देता हूँ, वो मुझे अभी याद आ रहा है। मास रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट भी कह सकते हो आप, राइट। सही है। तो हम इसको कह सकते हैं मास रेजिस्ट द चेंज इन सर ये स्टेट डेफिनेशन समझ नहीं आई मुझे। ऑफ द बॉडी। कौन सी डेफिनेशन भाई? सर ये इनर्शिया की। एनर्शिया, देखो एनर्शिया जो है वो होता है एक इफेक्ट होता है, सही। या जिस तरह से ग्रेविटी होती है, कि ग्रेविटी आपको दिखती नहीं है, सही। हाँ, लेकिन वो होती है, राइट। और अगर कोई भी चीज़ आप रिलीज करोगे, सो ग्रेविटी जल्दी से अट्रैक्ट करेगी, राइट।
ये ग्रेविटी होती है, राइट? दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, नॉट द ग्रेविटी, राइट? सो जो मास का हम्म। जो इफेक्ट होता है वो इनर्शिया होता है, राइट? और मास का इफेक्ट क्या है कि अगर तो मास मूव हो रहा है तो वो मास ही चाहेगा कि मूव होता रहे, राइट? और अगर मास रुका हुआ है तो मास ही चाहेगा कि रुका रहे, राइट? सो ये जो चाहना है ना, ये जो चाहत है, तो दैट चाहत इज बेसिकली द इनर्शिया, ओके? बस ये ऑल द इनर्शिया हम्म। की डेफिनेशन नॉट रिक्वायर्ड, ओके? जस्ट मैंने मास और इनर्शिया रिलेट करने के लिए लिखा है, राइट? सही। सो खैर, ये हमने मास और इनर्शिया देख लिया, यहाँ तक हमारे पास होगी न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब आ जाओ, यहाँ से आगे हमने जो कहानी देखनी है वो हमने देखनी है न्यूटन की सेकंड लॉ की, राइट? सो न्यूटन फर्स्ट लॉ की सिर्फ एक्सप्लेनेशन और ये सब चीज़ें, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऑल्दो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट जो है उसके रिलेटेड कैलकुलेशन आ सकती है, बट उसके अलावा नहीं है कोई कैलकुलेशन, ओके? अच्छा जी, अब एक और चीज़, न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ पे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ कि मैंने जो है इसकी क्लास की टाइमिंग, कुछ बच्चे कह रहे थे कि चेंज कर दें, आपने वीकेंड पे रखा हुआ है, वीकेंड पे हम सारे बाहर होते हैं, तो व्हाट इफ़ अगर मैं तुम लोग की क्लास कर दूं मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, राइट? फ्रॉम 6:30 टू 7:30, क्या कहते हो? सर मुझे ट्यूसडे को थोड़ा मसला होगा क्योंकि मेरी ट्यूसडे और थर्सडे को मैथ्स की क्लास होती है। बाकी मंडे और वेडनेसडे 6-5, हाँ सही है। ट्यूसडे कब होती है मैथ्स की मंडे और क्लास? वेडनेसडे वही 4:30, मेरे यहाँ 4:30 तो 6:30, सेम टाइम। अबे, तुम कहाँ रह रहे हो? आप दुबई में रह रहे हो ना, राइट? नहीं जद्दा। अरे जद्दा में रहते हो, ओके। 6:30 4:30, ओके। तो 6:30 7:30 हो रही है, अच्छा जी। इसके बाद कौन सी क्लास होती है? मैथ्स की क्लास होती है। चलो, एक मसला आ रहा है, खैर देखते हैं उसको भी, बाद में देखेंगे। या तो फिर ट्यूसडे सर थर्सडे हो रही है। संडे को भी क्या चीज़? संडे थोड़ी कर रहे सेट। अच्छा। हैं, मंडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे कर रहे हैं। लेकिन चलो खैर है, अभी कोई मसला नहीं है, देखेंगे बाद में देखेंगे, हम्म। सोचेंगे। अच्छा जी, खैर न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में तुम लोग में से किसी को कोई आइडिया है? सर जो फोर्स हम्म। is directly proportional to the rate of change of momentum. अच्छा जी। Resultant force, हाँ। रिजल्टेंट फोर्स, ओके, आप ऐसा कह रहे हो। और किसी को कोई आइडिया? हानि, आप क्या कहती हैं? यस। सर मेरे ख्याल से भी यही है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके। और किसी को कोई आइडिया? हानिया, हानिया ने बता दिया है, आमना को कोई आइडिया? Yes, sir. Force is directly proportional to mass and acceleration. ओके। और ओके, आमना आप क्या कहेंगी? यस, एनी आइडिया? अच्छा जी, हम बेसिकली लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, हम लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, राइट? फोर्स के बजाय तुम अगर रिजल्टेंट फोर्स लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है? तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स लिख लेते हैं, सही है? Resultant force is directly proportional to the rate of change of momentum, okay? एक सेकेंड, सही है? सो रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। रिजल्टेंट लिखो ना लिखो चल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, राइट? बट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टाइम एक्सीलरेशन मत लिखना, नंबर नहीं मिलेगा, गलत डेफिनेशन है, सही है? अच्छा जी, अब ज़रा सुन लो कि भाई क्या होता है। हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट फोर्स, मैं यहाँ पे छोटा सा एक आर लगाने वाला हूँ, इज इक्वल्स टू, मैं प्रोपोर्शनैलिटी को डायरेक्टली इक्वालिटी से रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं कोई कांस्टेंट की बजाय से जस्ट वन एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ, राइट? कांस्टेंट मेरे पास वन है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटा के इक्वालिटी लगाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ चाहिए, तो कांस्टेंट मैं वन लगा रहा हूँ, राइट?
सो वन लिखते नहीं है, सो हमने कहा कि भाई चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, सही। अब आप लोग ने मोमेंटम का चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, तो आप लोग जो है वो उसका उसकी सारी चीज़ें कर पाओगे, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। अच्छा जी। और दिस इज बेसिकली आपके पास जो है ना वो रिजल्टेंट फोर्स होती है, सही। चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, सही। अच्छा, अब अगर तो जो है अच्छा, हम इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहें, सो एक्सपेंड करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी दो फॉर्म हम बना सकते हैं एक्सपेंड करके, सही। सर F इक्वल टू एम ए नहीं होती न्यूटन सेकेंड, तो ये भी नहीं आता न्यूटन सेकेंड। आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, अब जो है हम इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें लिख सकते हैं, सही। हमारे पास होगा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, सही है, सो हमारे पास हो जाएगा एम वी माइनस यू, ओके, ओवर डेल्टा टी, एक केस, राइट। और जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ आर इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, राइट, सही है। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म of the Newton's second law, one of the form, not the actual Newton's second law, right? या तो फिर दूसरे तुम इस तरह से भी लिख सकते हो कि F resultant, right, is equals to change in mass times velocity over t, right? This is the second case of the Newton's second law, okay? सही हो गया। अच्छा, देखो रिजल्टेंट फोर्स का जो जो न्यूटन अंकल ने जो हमें एक्चुअल डेफिनेशन बताई थी, वो हमें बताई थी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, मास टाइम एक्सेलरेशन नहीं बताई थी, ओके। पहली बात, सही है। सो दिस इज एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ, राइट, नॉट एम ए, सही। लेकिन एम ए आता कहाँ से? एम ए हमने अज्यूम किया हुआ होता है कि भाई ओके वी हैव अ बॉडी एंड दैट बॉडी हैव अ कांस्टेंट मास एंड चेंज इन वेलोसिटी, ओके, और ओवर चेंज इन टाइम। सो उससे फिर हमारे पास आ जाता है, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे you'll get F equals ma, right? You will get FR is equals to ma, right? बट इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन ये है, your mass should be constant, right? Mass should be constant, okay? सो अगर तो मास कांस्टेंट नहीं है, अब अंकल न्यूटन ने तो ये नहीं बोला था कि भाई मास कांस्टेंट रखो या ना रखो, राइट, उन्होंने तो ये नहीं बोला था कि मास कांस्टेंट है या नहीं है, राइट। सो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास मास कांस्टेंट है, देन वी कैन अप्लाई एफ इक्वल्स एम ए, अदरवाइज वी वोंट। अगर हमारे पास जो है मास चेंज हो रहा हो, राइट, और वेलोसिटी चेंज ना हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, राइट, तो उसके लिए फिर हमें चेंज इन मास टाइम वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम करना पड़ेगा, सही है। तो इसके बजाय, इन दोनों चीज़ों के बजाय हम जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, राइट, क्योंकि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब आप कह सकते हो भाई मास कैसे चेंज होगा, बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहता है। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे तुम्हारी गाड़ी है, या तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा कोई टैंकर है, सही है। अब उसके उसका जो फ्यूल टैंक है वो अच्छा खासा बड़ा है, राइट, सही है। अगर तुम्हारे पास ये टैंकर है, सही है, उसका फ्यूल टैंक है, राइट। अब फ्यूल टैंक, वो टैंक के अंदर से जो फ्यूल है वो कंज्यूम हो रहा है, राइट। मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी चल रहा है, बट उसका फ्यूल कंज्यूम होता जा रहा है, तो फ्यूल कंज्यूम होगा, मास कम हो जाएगा उसका, राइट। सिमिलरली रॉकेट होता है, सही है। अब रॉकेट जो होता है आपके पास, वो आपके पास जो है ना उसका 90% जो उसका मास होता है वो उसका फ्यूल होता है, राइट। तो जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है, तो इवेंचुअली उसके अंदर मासेस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, राइट। और वो बस जो फिर रॉकेट जो एंड में जो रॉकेट बढ़ता है वो सिर्फ 10% ऑफ द टोटल मास रॉकेट बचता है, राइट। बाकी 90% फ्यूल है वो कंज्यूम होता रहता है, सही। सो जहाँ जहाँ पे जिन जिन केसेस के अंदर मासेस चेंज हो रहे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और जिन जिन केसेस के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है, दे आर द सिंपल केसेस जो कि आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़े होंगे, राइट। जैसे कि आपने एक बॉल है, बॉल को किक किया, सही, द बॉल इज मूविंग विद अ चेंज इन वेलोसिटी बट मास उसका कांस्टेंट है, राइट, तो उसके लिए आप एम ए यूज करोगे, बट दीज टाइप ऑफ केसेस के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, राइट। एंड इन दोनों का जो जनरलाइज फॉर्म है दैट इज चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, राइट। सही हो गया, क्या ये बात समझ में आती है? जी। Yes, sir. अच्छा जनाब, अम सर मुझे एक बात पूछनी थी। वो बोलिए। मुझे याद पड़ता है हम जब ओ लेवल्स कर रहे थे तो उसके अंदर भी मतलब न्यूटन सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ की बात हुई हुई थी, बस टाइटल नहीं दिया हुआ था। और वो हमसे डेफिनेशन से पूछ लेता था, हमसे ये नहीं पूछता था न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब पेपर्स में वो कैसे पूछेगा?
देखो ए ये लेवल में। तो ए लेवल में तुमसे पूछेगा डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ के बजाय वो डिफाइन फोर्स पूछते हैं, राइट। तो जब हमें हमसे फोर्स पूछते हैं तो फोर्स के अंदर हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज। मैडम डायरेक्ट डायरेक्ट पूछेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अभी रुक जाओ थोड़ा सा, पेपर आने दो, क्वेश्चन आने दो, कल कल की क्लास में तो नहीं, खैर जी नेक्स्ट वीक सही। में आ जाएगा, सही, डोंट वरी। अच्छा जी, खैर। सो ये दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। सो पहली वाली ये चीज़ हो गई कि जिसके अंदर मास चेंज हो सकता है उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तुम्हें वेलोसिटी में फिर चेंज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर तुम चेंज इन मोमेंटम में ये नहीं बोलोगे भाई वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, इनिशियल क्या है फाइनल क्या, नो, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसके अंदर मास चेंज हो रहा होगा, राइट। नाउ सही हो गया, यहाँ तक समझ में आती है, ये जो फार्मूला समझ में आते हैं, सही है। और इससे जो है हमने तीसरा फार्मूला ये बनाया हुआ है, राइट। मतलब इस केस से तीसरा फार्मूला हमने ये बनाया हुआ है जब हमारे पास मास ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है तब, राइट। और अच्छा कुछ केसेस के अंदर ये वाली चीज़ भी इस्तेमाल हो रही होती है, और मैं ये कभी जो अक्सर जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये वाला सिनेरियो इस्तेमाल होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राइट। आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन कि कैसे। अच्छा जी। सो अच्छा हमने कहा न्यूटन साइकिल हो गया, सही है। हम हमें पता है कि भाई ये हमें रिजल्टेंट फोर्स से फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, सही है। और हमारे पास जो है, जो हमारे पास फोर्स है, अब उसको हम कह सकते हैं कि भाई जो यूनिट है, राइट। यूनिट क्या होता है भाई फोर्स का? न्यूटन। न्यूटन जो साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट कहाँ से आ सर गया? और केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड। हम्म, केजी मीटर केजी सेकेंड मीटर नेगेटिव पर फ्लो, सेकंड। राइट। सो दिस इज द यूनिट फॉर द फोर्स, राइट। देखो ना इस फॉर्मूला को देखो, ये आ गया मास, राइट। और ये आ गया एक्सेलरेशन, केजी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू, राइट। सो ये मेरे पास आ गया यूनिट फॉर द फोर्स, राइट। लेकिन चूंकि अंकल न्यूटन की जो है ना उन्होंने तीन लॉज दिए हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं हमें फोर्सेस के बारे में, तो दैट्स वाई उनकी मेमोरी के तौर पे हमने न्यूटन साइंटिस्ट ने और लोगों ने जो है ना ये कहा कि भाई ओके उनकी मेमोरी के लिए हम इसका नाम जो है ना न्यूटन रख देते हैं। यार क्या हो गया, राइट। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, राइट। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल यूनिट, राइट। न्यूटन सिर्फ एक नाम है साइंटिस्ट का, राइट। वो फोर्स से उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है, यादगार के तौर पे हमने रखा हुआ है, ओके। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्या कहते हो? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर। फिर फैक्टर। स्केलर क्यों है? वेक्टर। हाँ जी। नहीं सर, गलत बोल दिया, कुछ और दिमाग में था। ओके, क्वांटिटी, राइट। सो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, डायरेक्शन होगी, सब चीज़ होंगी, राइट। दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ द और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा है। ओ लेवल्स के अंदर ऑल्दो ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, जो मैंने एक नई चीज़ बताई है, ये चीज़ आपने पढ़ी है ओ लेवल्स के अंदर, और मैंने ये चीज़ बताई है, राइट। सो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ की दो कंडीशन है, राइट। एक कंडीशन यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी चेंज होती है और वहाँ से फिर मास टाइम्स एक्सेलरेशन बनता है, और दूसरी है जहाँ पे मास चेंज होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो वहाँ पे ये चीज़ बन जाती है, राइट। खैर, अच्छा जी। अब सिंस रिजल्टेंट फोर्स वो मोमेंटम और टाइम ये सब आपस में रिलेटेड है, सो हम जरा ना इसके कुछ ग्राफ वगैरह देखते हैं, सही है। अच्छा एक सेकंड, मुझे जरा ये देखने दो कि हमने क्या क्या लिखा हुआ है, ओके। चलो पहले ग्राफ ग्राफ निपटाते हैं, इसके फिर आगे चलेंगे, सही है। अच्छा सो अगर मैं थोड़ा सा और होना चाहिए था, ओके आ जाओ। देखो याद रखना इसके अंदर जो है ना कुछ ग्राफ की इंटर कन्वर्जन होती है, सही है, जो कि शायद तुम्हें कंफ्यूज करें। यार ये ऊपर नीचे होगा या होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, खैर ओके। सो मेरे पास जो है ये आ गया, ओके। ये चार ग्राफ हमने देखने स्ट्रेट अवे, सही है। अच्छा देखो अब सीन ये है कि हमने, चलो थोड़ा सा ना फिर गंदगी मैंने मचानी है, ठीक है, जगह छोटी, ओके। सो मेरे पास जो है सबसे पहले है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। फिर मेरे पास है मोमेंट फोर्स टाइम ग्राफ और फोर्स टाइम ग्राफ और मोमेंटम टाइम ग्राफ, राइट।
पी वर्सेस टी, सही। ये मेरे पास 4 ग्राफ है, ओके। और इनका जो है मैंने कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें बतानी है। बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं, सो तुम्हें भी वो आनी चाहिए। तो इतना नीचे रखते हैं और इसको जो है ये आ गया इधर, ओके। आ जाओ। सो अब देखो सीन ये है कि भाई लेट्स से मेरे पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, सही है। मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है इस तरह का, राइट। सो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालोगे तो तुम्हारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, राइट। सो इसका ग्रेडियंट जो है, इसका ग्रेडियंट वो हमें क्या बता देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बता देगा, राइट। सो हमने इसका ग्रेडियंट बना दिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट, एक कांस्टेंट है, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई अगर तुम फार्मूला रिलेट करो तो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट, राइट। राइट, सही हो गया। सो अगर हमने जो है अगर हमने यहाँ से उठ के यहाँ जाना है, सही है। लाइक अगर हमने जो है वो इधर से उठ के बराबर में जाना है, सो हमें ये डेफिनेशन जहन में होगी, सो हम यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, राइट, इधर आ सकते हैं। क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट थिंग, सही। नाउ हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करने के लिए दो रिलेशन है। एक तो हमें वैसे एफ इक्वस एम है, सही है। प्रोवाइडेड के मास कांस्टेंट सिस्टम का, सही। हमने कहा भाई एफ इक्वस टू एम ए, सही। एफ इक्वस एम ए, राइट। सो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ गिवन है, सही है, मुझसे कह रहे हैं कि भाई फोर्स का ग्राफ बना दो, सही है। तो मुझे क्या होगा कि मैंने जो है ना, मैंने क्या करना होगा, मैंने फोर्स जो जैसा ग्राफ एक्सेलरेशन का बन रहा होगा वैसे ही फोर्स का भी बन जाएगा, सही है, लाइक दिस, सही। सो सेम शेप का ग्राफ बनेगा, सही, सेम शेप। ये इंटर कन्वर्जन में होगा ना? हाँ जी। लेकिन यार ये इंटर कन्वर्जन मुझे नीचे करवानी चाहिए थी, सही है। चलो मैं नीचे ले जाऊंगा इसको, सही। ओके, चलो नीचे ले जाएंगे इसको, यहाँ पे जो है ना कुछ और ग्राफ बना देंगे। खैर ये बात आ गई, ये काम करते हैं, नीचे ले जाते हैं। अगर तुम में से कोई लिख रहा है तो कोई मसला नहीं है, लिख लो इसको यहीं पे। मैं जो है ना इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे, सही है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मसले मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सिर्फ पहले इसकी नॉर्मल कुछ ग्राफ में बना देता हूँ ताकि तुम्हें ये सेंस बने कि भाई क्या चीज़ है। अगर मेरे पास एक नॉर्मल ग्राफ है, कॉपी हो गया, पेस्ट, ओके। ये तुम्हारे पास एक सिंपल ग्राफ, ओके। एक और ग्राफ ले लो, सही है। तो अगर मेरे पास लेट से फोर्स है, राइट, फोर्स टाइम ग्राफ है, राइट। सो और मुझे जो फोर्स टाइम ग्राफ है वो इस तरह का रेफर हो रहा है, राइट। और अगर मेरे पास मोमेंटम, ये दो ग्राफ मुझे पता होना चाहिए, मोमेंटम टाइम ग्राफ है, इस तरह का हो रहा है, सही। सो लाइक इस तरह का दिख रहा है, सही है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई मोमेंटम टाइम ग्राफ जो होगा, सही है, मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होने वाला है वो क्या बताएगा, सही है। मोमेंटम टाइम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम तुम्हें रिजल्ट इन फोर्स बता देगा, राइट। तो इसमें बताएगा रिजल्ट इन फोर्स, राइट, ओके। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द मोमेंटम टाइम ग्राफ, राइट। दूसरी चीज है फोर्स टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया तुम्हें क्या बताएगा, उसका एरिया तुम्हें क्या बताएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम, ओके। ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, सही। सो इसका एरिया जो होगा, अगर तुम इसका एरिया निकालना चाहो तो इसका एरिया जो होगा, ये इसका एरिया आ जाएगा। एंड एरिया, द एरिया इज गोइंग टू बी 1/2, सही, इंटू फोर्स टाइम्स चेंज इन टाइम, ओके। 1/2 तुम लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगा, 1/2 बेसिकली शेप ऑफ द ट्राइंगल की वजह से, शेप ऑफ द ग्राफ की वजह से आ रहा है, राइट। खैर
और हमारे पास जो दूसरी चीज़ है कि अगर इसका ग्रेडियंट निकालना चाहो तो इसका ग्रेडियंट आपके पास जो है ना वो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, राइट। इसका ग्रेडियंट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, राइट। ये आपके पास आ जाएगा। सही हो गया। ये सिंपल सा केस है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें पता होना सर चाहिए। बोलिए। फोर्स टाइम्स फोर्स और टाइम क्राफ्ट में मतलब एरिया मोमेंटम होगा, और मोमेंटम टाइम क्राफ्ट में ग्रेडियंट रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो रिजल्ट तो एक्सेलेरेशन भी हो सकती है ना। अबे रुक तो, वो तो नीचे आएगी ना। पहले इसको तो नोट कर ले। अच्छा अच्छा। ये अभी मैं इसको रिलेट नहीं करवा रहा आगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन से, वो मुझे करवाना था, वो भी मैं आगे करवाऊंगा, सही। वो मुझे पहले नहीं करवाना था, पहले सिंपल से ग्राफ बनाने थे। खैर, ये तो आपके पास जो है ना, जस्ट जो ऊपर जो मैंने पढ़ाया था उसका मैंने ग्राफ बनाया, सही है। अच्छा जी। अब यहाँ पे सही है। हमने यहाँ पे चार ग्राफ देख रहे हैं, राइट। और ये जो चार ग्राफ हैं, इन चार ग्राफ को जो है ना मैं इस ऑर्डर में बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेंसेबल बन जाए। तो इसको अगर हम इसके नीचे ले आए, सही, और इसको जो है वो हम इसके नीचे ले आए, एक्सेलरेशन के नीचे ले आए, सही है। सही हो गया। ये हमारे पास आ गया, सही। सो ओके। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है अगर तुमने फोर्स एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है, सो तुमने जो है इस ग्राफ से अगर यहाँ पे आना है, सो तुमने क्या यूज़ करना होगा, एफ इक्वस एम ए, राइट। सही है। एफ इज इक्वस टू एम ए यूज़ करना होगा, राइट। और तुमने यहाँ पे आना होगा, राइट। लेकिन इसके अंदर ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो है वो सेम शेप होगा। इसके अंदर हम सिर्फ शेप को देख रहे हैं, राइट। सही है। सो सेम शेप। ओके। सेम शेप का क्या मतलब है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका जो शेप आ रहा है फोर्स टाइम ग्राफ की भी वही शेप आ रहा है, राइट। लेकिन थोड़ा सा वैल्यू ऊपर हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है जब उसको मल्टीप्लाई बाय मास करोगे तो तुम्हारे पास फोर्स आएगी, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय मास ही वो ऐसे ऊपर जाएगा, राइट। और मोमेंटम और वेलोसिटी का आपको पता है कि मोमेंटम और वेलोसिटी में हमारे पास जो है, अगर हम मोमेंटम और वेलोसिटी को देखें, सो हमें पता है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है, राइट। P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट। और तो इस वजह से जो है वो हमारे पास, जब हम इसको देखेंगे सो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है, कि इसका भी शेप सेम होना चाहिए, सही। सो इसका जो ग्रेडियंट, इसका जो ग्राफ होगा वो भी इस तरह से होगा, राइट। सही हो गया। और सेम शेप, सही है। ओके। और अगर नीचे से बराबर में जा रहे हो, सही है। अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ है तुम्हारे पास एंड यू आर गोइंग फ्रॉम मोमेंटम टाइम ग्राफ टू एक्सेलरेशन टाइम फोर्स टाइम ग्राफ, सो यू नो दैट फोर्स or resultant force is equals to change in momentum over change in time, right। change in time, सही हो गया। ये आ गया आपके पास, सही। एंड दिस इज बेसिकली द इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ, सही। इसकी अगर हेडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सही। ये तुम्हारे पास इंटर कन्वर्जन कहलाती है, ये बहुत दफ़ा आएगी, सही है। ग्रेडियंट निकालना होगा उसके लिए, मतलब उसके लिए ग्रेडियंट नहीं, एरिया निकालना होगा। अच्छा एक सेकंड, इसको जो है ना हम लगा देते हैं, कोई हेडिंग भी दे देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। सो हमारे पास ये आ रही है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ओके। ओके, सही हो गया। सो ये हमारे पास आ गई इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ्स, राइट। और ये अक्सर जो है ना इसमें आ रही होती है, क्या बोलते हैं अपना,
एएस के अंदर ना अक्सर एमसीक्यू के अंदर ही आ रही होती है इंटर कन्वर्जन, राइट। अब देखो, अगर तुमने जो है ना, अब तुमने क्या करना है, अगर तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे खड़े हो, सही है, अगर तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे खड़े हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमसे उसने कहा है कि फोर्स टाइम ग्राफ बना दो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सोचो और फिर तुम यहाँ पे आ जाओ, राइट। या तो तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले मोमेंटम टाइम ग्राफ सोचो फिर यहाँ पे आ जाओ, राइट। तो तुम ये काम कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं आ सकते हो, मतलब जो है ना वो तुम्हें ये दे देगा, कोई ये वाला ग्राफ दे देगा, बोल देगा ये बना दो, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आने के लिए तुम्हें ये तो यूं जाना पड़ेगा, ये यूं जाना पड़ेगा, राइट। या तो तुमसे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देगा, तुम्हें बोलेगा मोमेंटम टाइम ग्राफ बना दो, राइट। सो तुम्हें यूं आना पड़ेगा या यूं आना पड़ेगा, राइट। सो तुम्हें इन चीज़ों को जो है ना वो देखना पड़ेगा कि तुम जो है वो इसको किस तरह से बना सकते हो, तो फिर जाके जो है ना वो तुम्हारे पास ये चीज़ सही सही बन रही होगी, राइट। अच्छा जी। अम एक सेकेंड, ये वाला नहीं है। सर हाँ ये बोल। वीटी और पीटी ग्राफ तो एक ही जैसा है ना? मतलब एक जैसे? इन दोनों का ग्रेडियंट एक्सेलेरेशन है। इन दोनों का ग्रेड नहीं, एक का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है और दूसरे वाले का ग्रेडियंट वो है, क्या बोलते हैं, फोर्स है। सर तो एक ही बात हुई ना, मतलब रिजल्टेंट फोर्स और ऐसा, क्योंकि एफ एस टू एम ए। अबे तो मल्टी, एक बात कैसे हो गई भाई? देखो ना, आपके पास अलग अलग चीज़ है ना। कहाँ पे बता सकता हूँ मैं, ये रहा। देखो, इसका वेलोसिटी का ग्रेडियंट सिर्फ एक्सेलरेशन बताएगा, राइट। और इसका ग्रेडियंट फोर्स बता रहा है, वो मल्टीप्लाई में मास करोगे तो फोर्स बनेगी ना एक्सेलरेशन से, समझ पा रहे हो, वरना हाँ थोड़ी हाँ, बनेगी। सही है सही है। हाँ हाँ हाँ, सही सही है। सो है। सर तो क्या हमें मतलब इससे भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स देंगे क्या? कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं होगा, बस तुम्हें इंटर कन्वर्ट करना होगा, सही है। वो ग्राफ की शेप इसी तरह से होगी, ये मे भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, सही है। जैसे कर्व। कर्व भी दे सकते हैं, सही है। और लेकिन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल कर्व नहीं होगा, सही है। सिर्फ सिंपल सिंपल सी सिर्फ चीज़ याद रखना कि भाई आपके पास जो है ना, मतलब जो है, ये तो ग्रेडियंट, ज़्यादातर ग्रेडियंट नहीं निकलवा रहे होते हैं, सही है। कभी अगर एरिया निकलवाते हैं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ग्रेडियंट में कोई मसला नहीं होता, ऑल दो सही है। Then most of the girls now can have from our group. बेटा जो इसका ग्राफ है मैं उसका बोल रहा हूँ, सही है, जिसमें वो इंटर कन्वर्जन करवा रहा होगा उसको बता रहा हूँ। अच्छा जी, चलो खैर, ये मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे, सही है। अच्छा, और एक और ग्राफ है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में होना चाहिए, सही है, जो कि लेकिन मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है क्योंकि, अच्छा जी, फोर्स, ओके, सही है, लेकिन क्या बनाया उसको, चेंज इन मोमेंटम, सही है। सही, अगर मेरे पास जो है ना मोमेंटम और रिजल्टेंट फोर्स का रिलेशन तुम्हें देगा तो उसका कभी कभार ना प्रॉब्लम होता है, सही है। यानी यहाँ पे इंटर कन्वर्जन नहीं है, ये एक ग्राफ मुझे बताना है, अम, जो कि जो है ना मैंने वहाँ पे नहीं बताया था मोमेंटम के चैप्टर में, सही। और मुझे जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, सही है। और अच्छा जी, हम इसमें कहते हैं मोमेंटम एंड फोर्स ग्राफ, सही है। तो इसमें जो है ना मुझे ये बताना है कि इसके अंदर बेसिकली क्या बताऊँ मैं इसमें, ओके। सो हमें ना लेट से दो ऑब्जेक्ट तो मान लो, सही है। इस तरह का ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं, इस तरह से मुझे मैं इस तरह का एक ग्राफ बना रहा हूँ, सही है, ताकि तुम लोग को ये पता हो कि भाई हमने जो है ना ये ग्राफ किया हुआ है, सही है। सो लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और सो जरा बड़ा कर देते हैं, सही, ये एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास जो कि कोलाइड हो रहा है, सही है, और इस ऑब्जेक्ट से, सही है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपके पास कोलाइड हो रहे हैं, सही, एक दूसरे से। अच्छा, अब सीन ये है कि इनके जो है ना, ये तो फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है या इनके जो है ना उसका ग्राफ दिया हुआ है, एक सेकंड देना भाई, 400 कम हो रहा है, ओके। इनके ये तो फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो इनके मोमेंटम का ग्राफ दिया हुआ है, इनमें से एक के मोमेंटम का ग्राफ दिया हुआ है, दूसरे के बनाना है।
या इनमें से एक के फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, दूसरे के फोर्स का ग्राफ बना रहे हैं, राइट? सो अब अगर तो मेरे पास इनके जो है ना मोमेंटम का ग्राफ है, राइट? मोमेंटम, सही, सही। तो इमेजिन कि भाई हमारे पास जो है ना ये आ गया, ओके, ये आ गया इसका एक ग्राफ जिसमें मेरे पास मोमेंटम और टाइम, राइट? और मेरे पास जो है ना एक और मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा जिसमें मैं इसकी फोर्स अज्यूम कर रहा हूँ, राइट? कि इसमें फोर्स किस तरह से चेंज हो रही होगी अगर मेरे पास जो है ना मतलब जो दो कोलिजन हो रहा है, तो सही है। और ये मेरे पास होगा फोर्स टाइम ग्राफ, ओके, सही हो गया। अच्छा जी, अब देखो अगर लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, और ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, सही है। अब इसमें से मेरे पास जो है ना अब सिनेरियो ये है कि भाई एक्स यहाँ से आ रहा है, वाई यहाँ से आ रहा है, राइट? और दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, राइट? और आफ्टर द कोलिजन दे मूव ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो अगर मैंने लेट्स से अगर मैंने ना एक्स का ग्राफ से मैं बना के दिया हुआ है, सही है, कि इनिशियली जो है ना वो एक्स कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा था, राइट? एंड देन उसने कोलाइड किया, राइट? और उसने जो है ना जब कोलाइड किया तो फिर वो जो है ये दिस इज द कोलिजन, और फिर उसके बाद जो है वो फिर जो है ना वो मतलब जो है ना उसने मूव मतलब जो है ना उसने कोलिजन के बाद वो किसी और डायरेक्शन में मूव करे विद अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? अच्छा, और मान लेते हैं कि भाई y जो है वो भी इनिशियली मूव कर रहा था, सही है, और कोलिजन उसका हो गया, सही है। तो अच्छा जी, अब हमारे पास ना लेट्स से हमारे पास जो y है, सही, अच्छा मैं ज़रा यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे मार्क करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ये वाला टाइम ले लें और ये वाला टाइम ले लें, सही है। तो अब हमारे पास जो है जो t मतलब एक सेकेंड, हमारे पास जो है जो T1 है, सही है, T2 है, राइट? सो T1 से पहले कोई कोलिजन नहीं है, T2 के बाद भी कोई कोलिजन नहीं है, राइट? बिटवीन T1 एंड T2 देयर इज अ कोलिजन, राइट? सही है। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई कोलिजन बिटवीन T1 T1 एंड T2, राइट? ये कोलिजन हो रहा है, राइट? जब कोलिजन हो रहा है तो आपके पास मोमेंटम चेंज हो रहा है, राइट? और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द अदर बॉडी, राइट? ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने कहा था, राइट? सो अगर एक ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम ये आ रहा है, राइट, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी चेंज इन मोमेंटम क्या आना चाहिए, इसी तरह का कुछ आना चाहिए, सही है। सो अब हमने देखो अगर इसका चेंज इन मोमेंटम ने डिक्रीज किया है, राइट, सो दूसरे का चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई चेंज इन मोमेंटम जो है दोनों के इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, सही है। सो अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है, यार हम वैल्यूज लेके काम करें या क्या करें? वैल्यूज ले लेते हैं, थोड़ा सा ना समझ में आ जाएगा, सही है, फिर बोलो। ये ग्राफ मोमेंटम ये दिखा रहा है कि T1 से T2 मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। हाँ जी, Sorry। एक सेकंड दे दो, एक सेकंड। मैं ये ले रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है दोनों के एक का मोमेंटम जो है ना, इसका मोमेंटम जो है, इसका जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो हम ले लेते हैं। इसका जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.6 ले लेते, राइट? और जो दूसरा वाला है उसका भी 0.6 होना चाहिए, राइट? चेंज इन मोमेंटम ऑफ y जो है वो भी होना चाहिए 0.6, राइट? लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, सही। सो अगर एक का डिक्रीज होगा दूसरे का इंक्रीज होगा, दूसरे का इंक्रीज होगा तो पहले का डिक्रीज होगा, सही। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास अब इसका मतलब है कि भाई ये जो होगा ना, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आए, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 0.6, राइट? दिस इज गोइंग टू बी 0.6 का मोमेंटम, राइट? सो दूसरे का जो मोमेंटम होना चाहिए वो इंक्रीज होगा इतना ही, राइट? सो जो दूसरे का मोमेंटम हम बनाएंगे, सो दैट शुड ऑल्सो, अब ये मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, राइट? एंड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम वो ये होगा, राइट? अगर मैं इसको जो है ना
ऊपर तक बना सके, सही है। सो ये यहाँ तक होगा, राइट। और फिर उसके बाद जो है ये इधर चला जाएगा, राइट, इस तरीके से, राइट। सो दिस इज मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, राइट। सही है, बट हम ये कह रहे हैं कि भाई दोनों के मासेस इक्वल थे। सही है, दोनों के मासेस एग्जैक्टली इक्वल थे और दोनों जो है ना एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे थे। सो जस्ट या चलो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे थे बट दोनों के मासेस एग्जैक्टली सेम थे। तो हमारे पास जो है ना दोनों की वेलोसिटी स्विच हो गई है, अगर आप देखो तो आपको ऐसे ही लगेगा, राइट। सो लेट्स से अगर इसका जो मोमेंटम था इनिशियली, राइट, वो ग्रीन वाले का मोमेंटम बन गया फाइनली, राइट। और इसका जो मोमेंटम था फाइनली वो ग्रीन वाले का मोमेंटम बन गया इनिशियली, राइट। और ये ग्राफ वैसे भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ओके, सही हो गया। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। सर तो हमें इस ग्राफ में ये दिखा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था, एक हम्म ऑब्जेक्ट, तो हम्म वो जब कोलाइड किया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो उसका मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो कोलाइड हुआ है उसका हम्म, मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, जी ऐसा है ना? जी। अच्छा सर। देखो अभी ये ग्राफ ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट। मैं इस ग्राफ को यहाँ पे भी बना सकता हूँ, सही, इधर भी बना सकता हूँ, सही है। और यहाँ पे बनाने का मकसद ये होगा कि भाई इस केस के अंदर मतलब ये जो अगर मैंने ये वाला केस बनाया तो इसका मतलब ये कि जो पहला एक पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल एक्स वो मूव कर रहा है और पार्टिकल वाई जो है उसका मोमेंटम जीरो, इसका मतलब इनिशियली स्टेशनरी है, राइट। और जैसे ही एक्स ने वाई को हिट किया, सो वाई का मोमेंटम इंक्रीज हुआ एंड वाई स्टार्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन और एक्स का मोमेंटम डिक्रीज हो गया, राइट। समझ पा रहे हो? यस, जी। सही हो गया। सो इस तरह से जो है ना इसके इनके जो है ना ग्राफ इनके ग्राफ के अंदर वेरिएशन आ सकती है, सही हो गया। सो ये आपके पास जो है ना, अब वैल्यूज हटा दो, सही, ये आपके पास जो है ना ये कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया। इसी तरह से दोनों दोनों ग्राफ ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट। इसके अभी शायद बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, अभी बस सिर्फ इसको अपने पास बना लो, सही है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में खुद ब खुद रिलेट हो जाएगा, सही। अच्छा जनाब, और अगर इसका मैं फोर्स का ग्राफ बनाऊंगा तो फोर्स भी बिल्कुल सेम बनेगा, फोर्स का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इस एग्जैक्टली सेम बन रहा होता है, बट चूंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तो अगर एक ग्राफ ऊपर बन रहा होगा दूसरा नीचे बन रहा होगा, सही। इसको मैं ज़्यादा क्वेश्चन से समझा दूंगा, ये यहाँ से ऐसे समझ में नहीं आएगा, सही, खैर। सो यहाँ तक हमारे पास ग्राफ्स तो सारे हो गए, सही है। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास जो एक और कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये हमने देख लिया, रिजल्टेंट फोर्स की हमारे पास कॉन्सेप्ट है, राइट। कि भाई रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से आप वो करोगे, सही है। सो देखो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमने वैसे तो हमने सारे चैप्टर रिजल्टेंट फोर्स का पहले पढ़ लिया हुआ है, क्या बोलते हैं अपना वेक्टर्स के अंदर, सही है। मैं एक जल्दी से कोई गो थ्रू करवा रहा हूँ, सही है, वेक्टर्स का। और उसके बाद जो है वो मैं आगे लेके चलूँगा, सही है। सो कॉपी एंड पेस्ट, सही है, सही है। अच्छा हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमने यहाँ पे देखना है कि भाई हमारे पास आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स, सही है। अच्छा सही है, ये आ गई और परफेक्ट, सही है। अच्छा हमने जो रिजल्टेंट फोर्स के अंदर देखा था वो रिजल्टेंट फोर्स के अंदर हमने ये देखा था भाई कि अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालो तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी, या वेक्टर्स के अंदर हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो होगी या तो वो वन डायमेंशनल होगी, राइट। ये तो वो दो डायमेंशनल होंगी, या तो वो बिटवीन यानी एक्स और वाई दोनों डायमेंशन के अंदर होंगी, राइट। सो हमने कहा था कि भाई हमारे पास जिसको हम पहली चीज़ हमने कही थी कि भाई अम, अच्छा जी हम इसमें कह सकते हैं वन डायमेंशनल फोर्सेस, राइट। या फिर हमने सेकंड के अंदर कहा था टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल फोर्सेस, डायमेंशनल फोर्सेस। या फिर हमने कहा था नंबर थ्री डायगोनल फोर्सेस, ओके, डायगोनल फोर्सेस, ओके। सो वन डायमेंशनल फोर्सेस का मतलब ये है कि भाई अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट इस तरह से है, सही है। सो अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमने ये कही थी बात कि भाई एक सेकंड,
उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कहा था कि भाई इसके अंदर जो है ना जो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा और कुछ भी नहीं होगा। सही है। यार क्या बदतमीजी है, बना दो ना। सही, ये हमारे पास आ गया एक ऑब्जेक्ट। सही है। और हम इस ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा कर लें। सही है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया। सही है। सो अब ये जो पहली वाली फोर्स है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना एक फोर्स यूँ लग रही होगी। सही है। एक फोर्स में भी यूँ लग रही होगी। राइट। एक फोर्स यूँ लग रही होगी। राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ F1 F2 एंड F3। राइट। सही है। और इससे आपको क्या पता चलेगा, वन डायमेंशनल फोर्सेस इस तरह से दिखेंगे। राइट। इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। राइट। इट कैन बी वर्टिकल और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल। सही हो गया। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सही। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि हमारे पास F3 एंड F2 एंड F1। ओके। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड। ओके। ओनली ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड। सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड। राइट। ये आपके पास पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि भाई अगर हमारे पास बस सिर्फ इसका इतना से, दूसरी चीज़ है अगर हमारे पास डायगोनल फोर्स है। डायगोनल फोर्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है सही, ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक सेकंड को इंसान बनाते हैं। तो ये हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है। सही। और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। सही है। F1। सही है। और एक फोर्स लग रही है लेट्स से इस डायरेक्शन में F2। सही है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा था कि भाई अगर इस ये डायगोनल फोर्सेस टू डायमेंशनल फोर्सेस होती हैं। राइट। कि दो डायमेंशंस के अंदर जो है ना एट अ टाइम फोर्स लग रही है। राइट। इसको हमने कहा था वहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। राइट। सो इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा और आपका काम हो जाएगा सारा। सही। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये सॉल्व हो रही होंगी। सही है। सो हमने कहा था कि भाई सॉल्व यूजिंग सॉल्व यूजिंग थ्योरम। राइट। ये तो हमारे पास है। सही है। और तीसरी चीज जो है वो आपके पास है। तीसरी चीज जो है वो आपके पास आ रही होगी। जो वॉली फोर्स है इसके अंदर हमारे पास जो है ना दो तीन मेथड थे। सही है। सो उसको देख लेते हैं और मैं सिर्फ नाम बताने वाला हूँ। सही है। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी वो हम एक्सप्लेन कर चुके थे वहाँ पे। सही है। सो अगर तुम्हें याद है फाइन, नहीं याद है तो तुम वो पीछे से जाके देख सकते हो। सही है, उसकी वीडियो। सही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। सही। अच्छा जी। सो द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी डायगोनल फोर्सेस। राइट। ये डायगोनल वेक्टर्स। राइट। या हाँ, वहाँ पे हमने डायगोनल वेक्टर कहा था, यहाँ पे डायगोनल फोर्सेस के नाम से आएंगी। राइट। सो अगर डायगोनल फोर्सेस है इसका मतलब होगा कि भाई आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको इस तरह से दिखेगा। अबे आ जाना भाई, आगे चल। ये आ गया। सही है। अच्छा, अब डायगोनल फोर्सेस जो है ना इट विल बी लाइक दैट। एक फोर्स में भी इस तरह से होगी। सही है। F1 एट सम एंगल। राइट। दूसरी फोर्स में भी होगी इस डायरेक्शन में। सही है। F2 एट सम एंगल। राइट। और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं। राइट। और आपको जो है हमने इसके अंदर जो है ना जो हमने सोल्यूशन की टेक्निक देखी थी हमने कहा था कि भाई सॉल्व यूजिंग पहली चीज वेक्टर रेजोल्यूशन। ओके। वेक्टर रेजोल्यूशन। सही हो गया, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज हमने कही थी कि भाई वेक्टर ट्राइंगल। ओके। वेक्टर ट्राइंगल।
राइट। वेक्टर ट्राइंगल के अंदर तुम जो है हेड टू टेल रूल लगाते थे, राइट। एंड तीसरी चीज़ जो हमने कही थी वो हमारे पास है स्केल्ड स्केल डायग्राम। ओके, स्केल्ड डायग्राम, सही है, जो कि तुम ओ लेवल्स के अंदर पढ़ते थे, सही। और ओ लेवल्स के अंदर तुम ये कहते थे कि भाई अच्छा भाई 1 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड टू 10 न्यूटन और 15 न्यूटन। और फिर उसके बाद जो है तुम उसके अंदर जो है ना फोर्सेस, मतलब उसके अंदर जो है ना स्केल कर दिए एक दफ़ा फोर्स को, और फिर जो है ना जितने भी फोर्स हैं सबको सेंटीमीटर पे ले आते थे, और फिर ड्रॉ कर देते थे डायग्राम को, और फिर जो है ना सेंटीमीटर के हिसाब से उसको वो कर लेते थे, मतलब स्केल से रीड ऑफ कर लेते थे, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना वेक्टर्स रिजल्टेंट फोर्स के जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, सही है, जो हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी वेक्टर्स के अंदर, सही है। अगर तुम्हें मजीद कोई चीज़ रिकॉल करनी है तो वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो, सही है। और खैर, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सही है। अब बस अब आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अब कल की क्लास में हमने जो है ना कल की क्लास में बेसिकली फिर हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ के जो हमने एफ इक्वल्स टू एम में पढ़ा है, अब उसके जो है ना वो केसेस हमने देखने हैं, राइट। दोनों दोनों न्यूटन सेकंड लॉ का हमने चीज़ें देखनी है, राइट। और साथ में इंक्लाइन प्लेन देखेंगे, सही, और साथ सही में है। कनेक्टेड पार्टिकल्स देखेंगे, राइट। वो फिर आगे आगे चलते रहेगा, खैर बस। चलिए जी, बस अब आज के लिए यहाँ तक कहानी, सही है। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।